हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बेटा ये चैप्टर हाईली वेटेड चैप्टर है, 8 से 9 मार्क्स का आने वाला है। इस चैप्टर का हर एक डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक डायग्राम लेबलिंग करना आना चाहिए आप लोग को अच्छे से, और हर एक एंजाइम के बारे में पता भी होना चाहिए। तो चलो चैप्टर शुरू करें, लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले बेटा व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ के कुछ ऐसे बेसिक एक्टिविटीज जो बॉडी के अंदर होते रहना चाहिए ताकि हम अलाइव रह सके। कौन कौन से बेसिक एक्टिविटीज बेटा? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। हम इन्हीं चारों के बारे में अब एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन के साथ। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन से शुरू करेंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? तो फूड को इंटेक करना, फिर उसका यूज करना किस चीज के लिए? एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, अगर आपके सेल या टिश्यू डैमेज हो गए तो उसको रिपेयरिंग के लिए। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हम कौन सा न्यूट्रिशन पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं बेटा? जो अपना फूड खुद से बना ले। ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। समझ आ गया बेटा? अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिससे अपना फूड बनाते हैं? इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें कौन आता है बेटा? ग्रीन प्लांट्स आते हैं। क्लियर हो गया? अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए? कौन कौन से चाहिए बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब ये कहां से आते हैं और इनके रोल क्या है वो देखते हैं बेटा। तो सबसे पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेटा कहां होता है? तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा क्लोरोफिल होता है। क्लियर हो गया? अब इसका काम क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल का सनलाइट एब्जॉर्ब करना, सनलाइट एब्जॉर्ब करना। ठीक है बेटा? और हम सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते इसलिए हम फूड नहीं बना पाते। क्लियर हो गया? इसलिए ग्रीन प्लांट ही फूड बना सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? आगे स्टोमेटा। बेटा जो लीफ के ऊपर, लीफ के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्लियर हो गया? स्टोमेटा से होता है क्या बेटा? गैस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर हो गया? अब स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज कौन करता है बेटा? तो ये आपका स्टोमेटा है बीच में। ठीक है? अब इसको ये कौन ओपन एंड क्लोज कर रहा है? तो बेटा गार्ड सेल्स होते हैं। कौन होते हैं बेटा? गार्ड सेल्स। ये देख रहे हैं साइड साइड में आपको, ये गार्ड सेल्स है। ये गार्ड सेल्स है जो इसको ओपन एंड क्लोज करते हैं। ओपन एंड क्लोज करते हैं किसकी हेल्प से बेटा? वाटर की हेल्प से। जब अंदर वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है तो गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं और खुद ही खुल जाते हैं, और जब वाटर कम हो जाता है अंदर तो सिकुड़ के बंद हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाता है। फिर क्लियर हो गया? तो वाटर की हेल्प से ये ओपन एंड क्लोज होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसका रिएक्शन देख लो आप। ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और यहाँ पे सनलाइट आएगा, सनलाइट। ठीक है? जब ये तीनों मिलते हैं तो रिएक्शन होता है, बनता है कार्बोहाइड्रेट। ये उनका फूड है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है जिसको हम ले लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कौन कौन से स्टेप्स होते हैं बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सीबीएसई 2026 में आने के चांस काफी ज्यादा है, इसको अच्छे से देख लो। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बेटा? तो स्टेप नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और सेकंड स्टेप जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ लाइट एनर्जी क्या करती है? वाटर को स्पिट कर देती है। ठीक है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और कुछ लाइट्स क्या करते हैं बेटा? वाटर को तोड़ते हैं। ठीक है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज। यहाँ पे समझ आ गया? इस पे स्पिट वाला वर्ड भी लिख देना बेटा आप लोग। जो H2 है वो स्पिट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लियर हो गया? तो यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि बेटा बताओ जो वाटर है उसको कौन ब्रेक करता है? तो सनलाइट आपका आंसर होना चाहिए। दीज स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आने के चांस काफी ज्यादा है बेटा इसके, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन। बेटा अब हमने ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन खत्म कर लिया, अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन होता है बेटा? हेटरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। होलोजोइक होता है, ठीक है बेटा, सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट। होलोजोइक इसमें ह्यूमन और एनिमल्स आते हैं, हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है बेटा। क्लियर हो गया? सेप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट से या एनिमल से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। क्लियर हो गया? पैरासिटिक वो होते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग्स के ऊपर रह के उनको बिना मारे उनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, अमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है बेटा। ठीक है? क्लियर हो गया? होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। कोई डाउट है बेटा इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपका अमीबा, ये यूनिसेलुलर होता है, ये अपने एक ही सेल के सरफेस से सारा काम करता है। अब इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? सूडोपोडिया। ये अपने सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है और फूड को फिर घेर लेता है, चारों तरफ से घेर लिया और अंदर ले लेता है। कहां पर? फूड वैक्यूल्स के अंदर ले लेता है। अब फूड वैक्यूल्स में फूड को ब्रेक किया जाता है, सारे एंजाइम्स आते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं, तोड़ा फोड़ा जाता है। फिर जो एनर्जी होती है उसको अंदर साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है, और जो वेस्ट होता है यहीं से बाहर निकाल दिया जाता है, फूड वैक्यूल से बाहर। क्लियर हो गया बेटा? तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन अमीबा के ऊपर बेटा, इसको इंपॉर्टेंट कर लो, हैशटैग कर लो, स्टार बना लो। ये जो टॉपिक है अमीबा का,
ये बोर्ड में आने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ये जो टॉपिक है बेटा, इसको तो स्टार मार्क कर लो, हैशटैग कर लो बेटा, जो करना है कर लो। ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के इसके चांस बहुत ज्यादा है। 1 मार्कर क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन यहां से आएंगे ही आएंगे। एंजाइम्स के ऊपर, डायग्राम के ऊपर, पार्ट्स के ऊपर, किसी के भी ऊपर। बट 2026 के बोर्ड एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, लिख के ले लो आप लोग। चलो बेटा शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है, एनएस पे खत्म होता है, इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। पूरा डाइजेशन माउथ से लेकर एनएस तक होता है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले माउथ से शुरू करते हैं। फूड को अंदर कहां लेते हैं बेटा? माउथ से लेते हैं। अब माउथ में क्या होता है? टीथ, सलाइवा और टंग। बेटा ये करते क्या है? इनका मेन फंक्शन क्या होता है? टीथ का काम होता है मैकेनिकल डाइजेशन, तोड़ना, फोड़ना, ग्रिंडिंग, बाइटिंग, कटिंग, ये सब चीजें। ठीक है। अब आता है सलाइवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि बॉडी में सबसे पहला एंजाइम कहां रिलीज होता है? बॉडी में सबसे पहला एंजाइम रिलीज होता है हमारे माउथ में, सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेस। ये जो अमाइलेस है बेटा, करता क्या है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्या करता है बेटा? वो मिक्स करता है फूड को। क्लियर हो गया? आगे अब जो फूड है वो माउथ से कहां जाएगा? स्टमक में। बट माउथ स्टमक को कनेक्ट कौन करता है बेटा? तो ये एसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप, ये आपका माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है। ठीक है बेटा। अब होता क्या है बेटा? अब जो फूड है वो नीचे कैसे जाएगा? फूड के पास हाथ पैर तो नहीं है, तो कैसे जाएगा? फिर वो क्या लगे होते हैं? हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मसल्स लगे होते हैं। वो जो मसल है कभी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं ताकि फूड जो है वो नीचे की ओर मूव करता रहे। क्लियर हो गया बेटे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है? फूड को नीचे की ओर पुश करता है। 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से बेटा आ सकता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, या फिर फूड जो है वो नीचे कैसे जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, स्टमक में फूड पहुंच चुका है। स्टमक में क्या होगा बेटा? स्टमक में सबसे पहले स्टमक का जो वॉल होता है, क्या होता है बेटा? स्टमक का जो वॉल होता है, इस वॉल के अंदर, स्टमक के अंदर बेटा एक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड करता है क्या है? ये HCl रिलीज करता है सबसे पहले। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया है और पूरे स्टमक में एसिडिक मीडियम बन जाएगा। अब इसका काम क्या होता है? सबसे पहले HCl जम्स को किल करता है और पूरे स्टमक में एसिडिक मीडियम तैयार करता है। क्यों तैयार करता है एसिडिक मीडियम? क्यों चाहिए? ताकि जो एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, पेप्सिन, ये पेप्सिन क्या कर सके? प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। पेप्सिन कब एक्टिव होता है? जब एसिडिक मीडियम होगा, तभी वो अपना काम कर पाएगा। नेक्स्ट, अब होता क्या है? अगर ज्यादा एसिड रिलीज हो गया ना बेटा, तो स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है वो डैमेज हो सकता है ज्यादा एसिड से, है ना? तो एसिड को कम करने के लिए कौन आएगा? म्यूकस, जो कि बेसिक नेचर का होता है बेटा। कैसा होता है ये? बेसिक नेचर का होता है। अब म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लाइनिंग को HCl से। क्लियर हो गया? आगे तो होता नहीं कभी कभी बेटा, अगर ज्यादा एसिडिटी हो जाए पेट में तो हम बाहर से इनो पीते हैं, क्योंकि एसिड को खत्म करना है तो बेस डाल दो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ है और हल्का सा कार्बोहाइड्रेट। अब ये कहां जाएगा? पार्शियल डाइजेस्टेड फूड, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है बेटा? एक लॉन्ग कोइल्ड होता है, ऐसे 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 करके बना हुआ है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन करता क्या है बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन साइट किसे कहते हैं बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब यहाँ पे क्या होता है? 2 सिक्रेशंस आते हैं। एक आता है लिवर से। लिवर के अंदर क्या होता है बेटा? लिवर के अंदर बाइल जूस बनता है। 1 मार्कर क्वेश्चन बच्चे कि लिवर के अंदर क्या होता है, कौन प्रोड्यूस होता है? तो लिवर के अंदर बाइल जूस बनता है। अब लिवर से क्या हुआ? बाइल जूस आया। ठीक है। अब काम क्या होता है बाइल जूस का? सबसे पहला काम होता है फूड को एल्कलाइन बनाना, क्योंकि फूड स्टमक से आया हुआ है जो कि बेस पूरा का पूरा एसिडिक हो रखा है। एसिडिक फूड पे एंजाइम्स काम नहीं करते, पेनक्रियाटिक जूस काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला काम होता है लिवर से जो बाइल जूस आता है पूरे फूड को एल्कलाइन बनाता है, बेसिक बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करता है? ये बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफाइड फैट बोलेंगे अब इसको। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट सिक्रेशन कहां से आएगा बेटा? पेनक्रियाटिक जूस से, पेनक्रियास से आएगा। नेक्स्ट सिक्रेशन कहां से आएगा बेटा? नेक्स्ट सिक्रेशन पेनक्रियास से आएगा, पेनक्रियाटिक जूस। क्लियर हो गया? अब पेनक्रियाटिक जूस करते क्या है? पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है बेटा। अब ये एंजाइम्स करेंगे क्या? इसके अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन और अमाइलेज। लाइपेज क्या करता है बेटा? इमल्सिफाइड फैट को और छोटा करता है, और ज्यादा ब्रेक करता है और डाइजेस्ट करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है बेटा? प्रोटीन को ब्रेक करता है। क्लियर हो गया? प्रोटीन सबसे पहले कहां डाइजेस्ट हुआ था? स्टमक के अंदर पेप्सिन ने किया था। अब फर्दर डाइजेशन कौन कर रहा है बेटा? ट्रिप्सिन।
ठीक है। अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट कहाँ डाइजेस्ट हुआ था बेटा, माउथ के अंदर, है ना। अब नेक्स्ट अमाइलेज क्या करेगा, उसको और फर्दर डाइजेस्ट करेगा। क्लियर हो गया। आगे ये सब प्रोसेस कहाँ हुआ है बेटा, ये सारा प्रोसेस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है। लीवर से भी सिक्रेशन यही आया है, पेनक्रियाटिक का सिक्रेशन भी यहीं पर आया है, और सबने अपना काम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही किया है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट इंटेस्टाइन लास्ट में अपना जूस सिक्रेट करेगा, इंटेस्टाइनल जूस, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है बेटा। अब वो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स, वो करते क्या है, लास्ट डाइजेशन करता है, कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है बच्चे। प्रोटीन को ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया जाता है। यह आपका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। ये तीन अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यह आपका लास्ट डाइजेशन था, ठीक है बच्चे। अब क्या होगा, ये एनर्जी, ये जो है कंप्लीट डाइजेशन हो गया, डाइजेस्टेड फूड बोलेंगे इसको अब हम। अब ये डाइजेस्टेड फूड का क्या होगा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं विली, फिंगर लाइक, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे। क्या होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं हम विली। ये विली क्या करते हैं बेटा, ये करते हैं सरफेस एरिया इंक्रीज, सरफेस एरिया बढ़ा के और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर हो गया। और एब्जॉर्ब कर लिया, अब इस विली के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होते हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, उस डाइजेस्टेड फूड को लेंगे और हर एक सेल तक पहुंचा देंगे पूरे बॉडी में। क्लियर हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हम वेस्ट कहते हैं। अब यहां से जो वेस्ट है वो कहां मूव करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में यहां पर। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, यहां पर वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब वाटर भी एब्जॉर्ब हो गया। अब और सिर्फ क्या बचा है, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, जिसको हम फेसिस बोलते हैं, फेसिस, ठीक है। अब ये फेसिस कहां जाएंगे, एनस से होता हुआ बॉडी के बाहर, इजेशन लास्ट में एनस के थ्रू बॉडी से बाहर। बेटा हर एक एंजाइम को अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से समझ लिया हो तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, कई बार बच्चे इनको ना सेम समझ लेते हैं, बेटा नहीं, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों ही बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, अब क्या है, जो ग्लूकोज है हमारे हर सेल तक पहुंच चुका है, ठीक है, हर सेल के अंदर ग्लूकोज है। हमने क्या ब्रीथिंग किया, ऑक्सीजन ब्रीथिंग किया। ऑक्सीजन भी कहां जाएगा बेटा, सेल के अंदर। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे और जो ग्लूकोज है वो ब्रेक हो जाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा। तो ग्लूकोज क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक हो रहा है। तो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है बेटा, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो दोनों ही टर्म समझ आ गया। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन और सांस लेना और सांस छोड़ना इज कॉल्ड ब्रीथिंग। दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग है। तो यहाँ देखो बेटा डिफरेंस। ब्रीथिंग का मतलब होता है ये फिजिकल प्रोसेस है। ये क्या है बेटा, फिजिकल प्रोसेस। इसमें हम सिर्फ सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। रेस्पिरेशन क्या है बेटा, केमिकल प्रोसेस। इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। इसमें क्या होता है बेटा, ओनली इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया। इसमें फूड ब्रेक डाउन होता है। ये कहाँ होता है बेटा, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में होता है, जैसे लंग्स में हो गया बेटा। ये एक सेलुलर प्रोसेस है, हमारे सेल के अंदर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर हो गया। इसमें एनर्जी नहीं बनती, बट इससे तो बेटा एनर्जी बन रहा है, ग्लूकोज ब्रेक होकर एनर्जी देता है। कैन बी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ठीक है, ऑलवेज इनवॉलंटरी। हम इसको बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। सेल के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारे कंट्रोल में वो नहीं है। क्लियर हो गया बच्चे। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस आने के चांस बहुत ज्यादा है एग्जाम में, तो यहां इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट, क्लियर हो गया बच्चे। नेक्स्ट बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। क्लियर हो गया। इसमें ज्यादा एनर्जी बनती है, इसमें कम एनर्जी बनता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। कोई डाउट, इनमें डिफरेंस आ सकता है बेटा एग्जाम के अंदर, बहुत ही अच्छे से इसको देख लो, इसके डिफरेंस आने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। अभी बताया ग्लूकोज जो है वो दो तरीके से ब्रेक होता है, एक तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और एक विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। तो अब होता क्या बेटा, ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर ना ग्लूकोज जाता है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जाते ही साइटोप्लाज्म में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, 6 कार्बन गए और साइटोप्लाज्म में ये ब्रेक हो गया इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। 3 तो बन गया एनर्जी और बचा कितना बेटा, 3 कार्बन। जो बचा हुआ 3 कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं पायरुवेट। क्लियर हो गया। पायरुवेट किसे कहते हैं, बचे हुए 3 कार्बन को। अब जो ये 3 कार्बन है ये अलग अलग तरीके से ब्रेक होगा। इतना काम सब में सेम होता है, चाहे वो एरोबिक हो या फिर एनारोबिक हो। जाते ही 6 कार्बन पहले एनर्जी बन जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर और बचता है फिर 3 कार्बन। तो उस 3 कार्बन को हम बोलते हैं पायरुवेट। क्लियर हो गया। और ये सब में कॉमन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमारे बेटा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है बेटा, जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर क्या क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का केस, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ईस्ट में होता है बेटा, ये ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में होता है ये। ईस्ट में क्या होता है, जो बचे हुए 3 कार्बन है ना
वो साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक होते हैं। क्लियर हो गया। और इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस इथेनॉल से हम क्या करते हैं, फिर आगे अल्कोहल वगैरह बनाते हैं, या फिर जितनी भी वाइन वगैरह इससे बनती है। क्लियर हो गया। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये बेटा हमारे मसल्स में होता है। जब हम जिम करते हैं फिर कुछ हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और मसल सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। तो यहाँ पे जो बचे हुए 3 कार्बन है ये भी साइटोप्लाज्म में ही ब्रेक हो जाते हैं लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। अब इसी लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है बेटा, हमें क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताओ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स कहाँ होते हैं। तो हम बोलेंगे जो हमारा साइटोप्लाज्म में पहला 3 कार्बन एनर्जी बनता है और 3 कार्बन रिमेनिंग बचता है, इसको हम पायरुवेट बोलते हैं, साइटोप्लाज्म में होता है। और बचा हुआ 3 कार्बन बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक होता है। बाकी इन दोनों ही केस में पहला स्टेप भी साइटोप्लाज्म में होता है और दूसरा स्टेप भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन, अब बेटा हम जो सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, वो कहाँ कहाँ जाता है लंग्स के अंदर, स्टेप देखते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले इस नोज से क्या इनहेल किया, ठीक है। इनहेल करने के बाद वो जाएगा हमारा कहाँ, नसल कैविटी में, नीचे नसल कैविटी में। ठीक है बच्चे, फिर नसल कैविटी से जाएगा फेरनेक्स, फेरनेक्स से लेडनेक्स। ठीक है, लेडनेक्स के बाद ट्रैकिया, देख लो बेटा ट्रैकिया। अब इस ट्रैकिया में यहाँ पे देखोगे आप रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कुछ रिंग्स बने इस टाइप से, रिंग्स यहाँ टच करो आपको शी शेप दिखेंगे कुछ, है ना। तो इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि जो एयर है यहाँ पे कोलैप्स ना हो जाए। क्लियर हो गया, इसका काम क्या होता है। देन ये जो पैसेज है ये 2 में, ये जो पैसेज है ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकी। क्लियर हो गया। अब जो ये ब्रोंकी है ये छोटे छोटे और पैसेज में डिवाइड हो गया। ठीक है, छोटे छोटे और पैसेज में डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्लियर हो गया। अब जो ये ब्रोंक्यूल्स है इनके एंड में देख सकते हो, इनके एंड में बलून शेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये बलून शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्वोलाई बोलते हैं, एल्वोलाई। और वेरी इंपॉर्टेंट है ये वर्ड एल्वोलाई। इस एल्वोलाई में क्या होता है बेटा, काम क्या है इसका, इंक्रीज सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। और इस एल्वोलाई के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। आगे बेटा फिर यहाँ से क्या होगा, ब्लड इसके एल्वोलाई में क्या, एल्वोलाई में ब्लड वेसल्स होते हैं, फिर ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर, फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे आता है, फिर सेम प्रोसेस होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो लंग्स में हमेशा थोड़ा सा एयर क्यों होता है, हमेशा थोड़ा सा एयर क्यों प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑक्सीजन को टाइम मिल जाए एब्जॉर्ब होने का और कार्बन डाइऑक्साइड को टाइम मिल जाए रिलीज होने का, इसलिए हमेशा थोड़ा सा गैस लंग्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये डायग्राम बनाने को आ सकता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। बेटा हार्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा हार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा यहाँ से 2300, 2200, 2400, 2500, हर बोर्ड में यहां से एक क्वेश्चन तो आया हुआ है। तो बेटा गारंटेड क्वेश्चन है, टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, ट्रांसपोर्टेशन में बेटा कौन कौन और क्या क्या काम करता है देखते हैं। सबसे पहले ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होता है बेटा, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा करता है क्या है, फूड वेस्ट वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, आरबीसी, आरबीसी क्या करता है बेटा, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। डब्ल्यूबीसी बेटा ये क्या करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ठीक है, जर्म्स वगैरह से फाइट करते हैं। क्लियर हो गया। प्लेटलेट्स बेटा क्लॉटिंग करते हैं, अगर कहीं चोट लग गया तो चोट लगने के बाद देखना एक लेयर बन जाती है, एक थक्का जम जाता है वहां पर, तो क्या होता है बेटा, प्लेटलेट्स जो आउटफ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। ठीक है, आगे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं बेटा, हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4 चैम्बर्स होते हैं। क्यों, ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए। क्लियर हो गया बच्चे। बेटा यहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है, हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर क्या होता है बेटा, डबल सर्कुलेशन, क्योंकि हार्ट के अंदर सेम ब्लड 2 बार ट्रेवल करता है। क्लियर हो गया, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। कोई डाउट है बेटा। नेक्स्ट, ब्लड वेसल्स। बेटा ब्लड वेसल्स 3 टाइप के होते हैं। बेटा जो आर्टरीज होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना। जो वेन्स होते हैं वो वापस से ब्लड को लेके आते हैं हार्ट के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं। ठीक है, अब जो कैपिलरीज है ये सेल्स के बीच में एक्सचेंज करवाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट बेटा, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, डबल सर्कुलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। ठीक है, और हमारे इंश्योर एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से हो सके। ठीक है, हाई एनर्जी डिमांड होता है हमारे बॉडी के अंदर, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्लियर हो गया बेटा। अब डिफरेंस बिटवीन आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में डिफरेंस देख लो। ठीक है बेटा, ऊपर वाले चैम्बर को हम आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। क्लियर हो गया। आर्ट्रियम क्या करते हैं बेटा, ये ब्लड को एंट्री लेते हैं, ब्लड का एंट्री लेते हैं। ठीक है, और जो वेंट्रिकल होते हैं वो ब्लड को हमेशा बाहर भेजते हैं, बाहर की ओर भेजते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है, आर्ट्रियम में लो प्रेशर होता है लेकिन वेंट्रियम में हाई प्रेशर होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ऊपर की ओर ब्लड भेजना होता है, इन पे हाई प्रेशर होता है। और आर्ट्रियम में
पतले होते हैं, मसल्स क्या होते हैं इसके, पतले, थिन होते हैं। और वेंट्रिकल के मसल्स मोटे होते हैं बिकॉज उनको बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना होता है ब्लड को बाहर निकालने के लिए। क्लियर हो गया? अपर चैम्बर आर्टरियम, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल, ये रिसीव ब्लड करता है और ये ब्लड को बाहर की ओर भेजता है। इसके पास थिन मसल्स होते हैं, थिक मसल्स होते हैं वेंट्रिकल के पास। ये ब्लड एंटर आर्टरियम, ब्लड लीव्स वेंट्रिकल, ब्लड बाहर जाता है। लो प्रेशर होता है क्योंकि इसको रिसीव करना है, पंप नहीं करना, और वेंट्रिकल को पंप करना है इसलिए हाई प्रेशर होता है। क्लियर हो गया बच्चे से? इनके बीच में डिफरेंस आने के चांसेस भी ज्यादा है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। ठीक है बच्चे, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान देना आप लोगों को। क्लियर हो गया? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन करवाता कौन है यहाँ पे? तो दो टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है बेटा, जाइलम जो वाटर को कैरी करता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। क्लियर हो गया? ओनली अपवर्ड डायरेक्शन, वाटर एंड मिनरल को ऊपर की ओर लेके जाता है। क्लियर हो गया? रूट प्रेशर लगाते हैं, फिर रूट प्रेशर के बाद जाइलम अपना प्रेशर लगाता है, ऊपर की ओर ले जाता है। लेकिन जो टॉल ट्रीज होते हैं, इतने बड़े बड़े ट्रीज, उनमें वाटर ऊपर की ओर कैसे जाएगा? जाइलम अपना प्रेशर इतना नहीं लगा सकता। तो लंबे लंबे ट्रीज में वाटर ऊपर की ओर कैसे जाता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन। बेटा जो ट्रांसपीरेशन है, ट्रांसपीरेशन का मतलब आपको पता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। सन की हीट से जो वाटर है वो लॉस होता है स्टोमेटा से, है ना? तो ये जो लॉस ऑफ वाटर है, इसी की हेल्प से वाटर ऊपर की ओर आ रहा है। ट्रांसपीरेशन क्या करता है? पुल करता है, वाटर को पुल करता है ऊपर की ओर, और टॉल ट्रीज में, प्लांट में ऐसे वाटर पहुंच जाते हैं। क्लियर हो गया? और क्या करता है बेटा ट्रांसपीरेशन? एक तो वाटर को ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक है, दूसरा टेम्परेचर मेंटेन करता है, कूल करता है गर्मियों में प्लांट्स को। क्लियर हो गया? दूसरा फ्लोएम, बेटा फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? फूड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी एटीपी। अब फूड को ट्रांसपोर्ट अपने आप तो कर नहीं सकता, तो इसको एटीपी की जरूरत होती है हर जगह फूड ट्रांसपोर्ट के लिए, और कभी कभी वाटर की हेल्प से भी फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? बाय डायरेक्शन चारों तरफ फैलाते हैं। क्लियर हो गया? बेटा ध्यान से सुन लो, किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाला है बोर्ड 2026 में। एक क्वेश्चन गारंटेड है किस टॉपिक से आए। क्लियर हो गया बेटा? कई बार नेफ्रॉन का डायग्राम भी बनाने को आ जाता है। तो बेटा एक इजी ट्रिक देख लो यहाँ पे, अगर आपको नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है तो आपको एक ऐसा ट्यूब बनाना है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको वुमन कैप्सूल बनाना है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस डालने हैं, बहुत सारे बंच ऑफ कैपिलरीज। देन इस ट्यूब को आपको लेके जाना है नीचे और पीछे की तरफ ऐसे ले जाना है, फिर ऐसे इसको ऐसे करके नेक्स्ट ऐसे ऐसे इसको पीछे की तरफ, फिर ऐसे इसको लेके जाना है पीछे। ठीक है बच्चे? फिर यहाँ आपको कलेक्टिंग डक्ट बनाना है, बन गया नेफ्रॉन। क्लियर हो गया? फिर यहाँ पे अफेरेंट आर्टरियोल और इफेरेंट आर्टरियोल, एक ब्लड को लेके जाता है, एक लेके बाहर। क्लियर हो गया? तो ये आपका बन गया नेफ्रॉन। तो बेटा नेफ्रॉन का डायग्राम भी बनाने को आ सकता है, तो आप इस ट्रिक से इजीली बना सकते हो। बाकी लेबलिंग करना है तो ये आपका क्या होगा? बोमन कैप्सूल। ठीक है, इसे हम बोलेंगे पीसीटी। ठीक है, ये आपका हो गया डीसीटी, हेनेस लूप हो गया ये आपका बच्चों, और इसे बोलेंगे हम कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हो गया? लेबलिंग करने को आए, डायग्राम बनाने को आए, बहुत इजी स्टेप था, आप ऐसे बना सकते हो। क्लियर हो गया बच्चे? यहां से एक किडनी, यहाँ पे दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम किडनी बोलते हैं, दो यूरेटर है यहाँ पे और एक ब्लैडर है, फिर यूरेथ्रा, ये तरह से बाहर। अब जो ब्लड होता है फिल्टर कहाँ होता है बेटा? किडनी के अंदर। इस किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब मेन फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है बेटा? नेफ्रॉन के अंदर। अब नेफ्रॉन के अंदर कहाँ पर होता है बच्चे? तो नेफ्रॉन के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। यहाँ देख लो छोटे छोटे बंच ऑफ कैपिलरीज, ये क्या करते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस है, ये फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ग्लोमेरुलस, ब्लड इज फिल्टर्ड अंडर हाई प्रेशर, यहाँ पे फिल्टर होता है। ठीक है, उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाता है? फिल्ट्रेट बाहर वोमन कैप्सूल में मूव करते हैं। कहाँ मूव करते हैं बेटा? बाहर वोमन कैप्सूल में। क्लियर हो गया? आगे उसके बाद जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाएंगे बेटा? पीसीटी, पीसीटी में जाएंगे। ठीक है, पीसीटी में, और पीसीटी में बेटा होता क्या है? पीसीटी में होता है रीअब्जॉर्प्शन। पीसीटी में क्या होता है बेटा? रीअब्जॉर्प्शन। जितने भी हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड या एनर्जी जो यहाँ पे आ गए थे, उनका क्या होता है बेटा? रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में। क्लियर हो गया? उसके बाद यूजफुल सब्सटेंस एंड मोस्ट वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड, यूजफुल सब्सटेंस और वाटर को रीअब्सॉर्ब करा जाता है। क्लियर हो गया? देन उसके बाद वो जाता है डीसीटी में, नेक्स्ट ट्यूब में जाता है, इसको हम बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलते हैं? डीसीटी। डीसीटी में जो एक्सेस वेस्ट है वो उसको लाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पीएच भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो डीसीटी में सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन होता है। देन उसके बाद जो हमारे यूरिन है, फाइनली जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट में मूव करता है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है वो यूरेटर से कनेक्ट हो जाता है, और यूरेटर के बाद जो हमारा यूरिन है वो कहाँ आ गया? ब्लैडर में। और जो हमारा ब्लैडर होता है अंडर नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, इसलिए हम अपने अर्ज को कंट्रोल कर पाते हैं, वरना कहीं पे भी कैसे भी। ठीक है बच्चे? फिर यहां से जब हाई प्रेशर होता है फिर यूरेथ्रा से यूरिन बाहर। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? ठीक है बच्चे, तो किडनी का मेन फंक्शन हमने देख लिया, यहाँ पे फिल्टर करता है ब्लड को। ठीक है, और ये जो यूरिन है, हमारा जो किडनी है
किसको फिल्टर करता है? ब्लड को फिल्टर करता है। और क्या निकालता है? नाइट्रोजस वेस्ट को बाहर निकालता है बॉडी से। ठीक है बेटा, नाइट्रोजस वेस्ट को बाहर निकालता है, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड। क्लियर हो गया? और वाटर बैलेंस कंट्रोल करता है। ठीक है, पीएच लेवल भी मेंटेन करता है। क्लियर है? कोई डाउट है बच्चे? तो ये जो नेफ्रॉन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस करता है, रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी और सिक्रेशन डीसीटी। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का तुमने पढ़ लिया बेटा, होता क्या है, कई बार ना किडनी खराब हो जाती है। ठीक है, तो हम नकली किडनी लगाते हैं, समझ आ गया? आर्टिफिशियल किडनी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? डायलाइसिस। क्लियर हो गया? नकली लगाने को हम क्या बोलते हैं? ताकि वो तो रिमूव कर सके वेस्ट को। अब बेटा नकली किडनी और असली किडनी में फर्क क्या है? तो बेटा एक काम, सिर्फ एक काम जो ये डायलाइसिस नहीं कर पाते, वो है रीअब्जॉर्प्शन। याद रखना बेटा, रीअब्जॉर्प्शन एक काम है जो हेमोडायलिसिस के अंदर नहीं होता। मतलब हमारी सारी एनर्जी, हमारा सारा ग्लूकोज बाहर निकल जाता है, सारा नहीं, थोड़ा बहुत निकल जाता है बाहर, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट, लास्ट टॉपिक। बेटा प्लांट के अंदर भी खाना बन रहा है, सब कुछ हो ही रहा है, तो प्लांट भी तो वेस्ट को बाहर निकालेंगे, है ना? तो अगर एक्सेस वाटर आ गया प्लांट के अंदर, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है, फिर बाहर निकाल दिया जाता है। और जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर ही वेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है, फिर वो सूख जाता है, लीव्स में नीचे गिर जाता है, तो उसने वेस्ट को बाहर निकाल दिया। गम्स एंड रेजिन कहां स्टोर होते हैं? ओल्ड जाइलम में, रूट के पास, फिर वहां से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये कुछ हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स थे जो प्लांट एक्सक्रीट करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि फटाफट से रैपिड रिवीजन सीरीज खत्म हो जाए।